मंगलवार का दिन दोपहर 2 बजे। ओह माय गॉड। आपको शायद नहीं पता होगा पर मेरे भी बाल हुआ करते थे। सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने आपका हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया है। थैंक यू। बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी जरूरी होगा। तो मैं एडमिट हुआ और मेरे सामने डॉक्टर कह रहा है बचने के चांस 15%। माई किडनी एंड लिवर वर नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। तो वो आदमी जिसकी डायलिसिस चल रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है 15% चांस है बचने के, वो बिस्तर पे लेट के सोच रहा है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो सिर्फ बियर पिया करूंगा। आप सोचिए माइंडसेट चेंज कैसे हो गया कि वो आदमी टॉकबैक ऑन था, वो कह रहा है उससे किसको पकड़ लाई है, आवाज़ अच्छी है इसकी पर इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा वाह ये तो कह रहा है आवाज़ अच्छी है। बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हारा, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो ये मधुशाला। आगे देखिए अब्बास की हुई अभिनव के साथ एक जोरदार तकरार। आपकी आवाज़ आपकी उतनी ही पहचान होती है जितनी कि आपकी शक्ल और आपका शरीर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं विजय विक्रम सिंह जी, उन्होंने अपनी आवाज़ से अपनी खूब पहचान बनाई है। पर उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना एक आसान सफ़र नहीं था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया विद अल्कोहलिज्म, बट ही केम ओवर इट एंड बिकेम अ हाउस होल्ड नेम बाय बीइंग द वॉइस ऑफ बिग बॉस। पर आवाज़ के साथ साथ वो अब हमें बड़े और छोटे दोनों पर्दों पर दिखने लगे हैं। फ्रॉम बीइंग इन छावा टू बीइंग इन शोज लाइक फैमिली मैन एंड द अपकमिंग सेना गार्डियंस ऑफ द नेशन, ही हैज़ गॉन थ्रू एन अमेजिंग जर्नी। तो आइए बात करते हैं विजय विक्रम सिंह जी से। सो वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। मेरा बहुत मन करा था मैं आपको इस तरह इंट्रोड्यूस करूं कि आज ट्यूसडे है, शाम के 5 बज चुके हैं और हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं मंगलवार का दिन जी, दोपहर 2 बजे। ओह माय गॉड। मिल गया हमें जो चाहिए था। बट सर ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ जो है आपकी पहचान है, लेकिन अब आप धीरे धीरे जो है आवाज़ के साथ साथ आप अपना चेहरा और अपना बदन भी बदन दिखाने लगे, नहीं उस तरह से नहीं, लेकिन आप स्क्रीन पर भी आने लगे हैं। हाँ। तो हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। वी गोना टॉक अबाउट सेना, द न्यू शो दैट यू आर इन। सेना इज़ अ शो अबाउट द आर्मी, इट्स अबाउट मैन इन यूनिफॉर्म, और इसका एक कनेक्शन आपकी असल ज़िंदगी से है कि आप हमेशा से आर्मी में जाना चाहते थे। तो पहले हमें बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, और ये आर्मी के साथ फैसिनेशन कहाँ से है? मैं कानपुर में पैदा हुआ हूँ, कानपुर में बड़ा हुआ हूँ। और वाइल ग्रोइंग अप मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो, उनका बहुत मन था, मेरी शख्सियत को देख के उनको लगा कि ये तो फौज के लिए बना है। अच्छा। तो मुझे ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाया करते थे, तो उनका सपना पूरा हो गया जी। ब्रिगेडियर वीके सिंह आ गए जी। लेकिन तो वो दिमाग में आपके कंडीशनिंग जो होती है ना, वो शुरू से ये हो गई कि अरे अच्छा फौज। तो मैं बड़ी छोटी सी उम्र से, मतलब आपको शायद नहीं पता होगा पर मेरे भी बाल हुआ करते थे। जैसे अनुपम खेर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था ना कि मुझे किसी ने कभी जवान देखा ही नहीं जी। तो उसी तरह मुझे भी किसी ने बाल के साथ देखा ही नहीं, पर मेरे बाल हुआ करते थे। नहीं सर, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने आपका हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया है। थैंक यू। वो कहते हैं ना, इमिटेशन इज द मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। तो बचपन में जब मेरे बाल होते थे जी, तो भी मैं वो कटोरा कट उसको कहते थे वो करवाता था। हाँ। इतना फैसिनेशन था आर्मी से। 3 बार सैनिक स्कूल जाने का ट्राई किया, रिटर्न नहीं क्लियर हुआ। एनडीए का रिटर्न नहीं क्लियर हुआ, फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन में रिटर्न क्लियर हो गया। Where did it come from? Did you as a kid watch a lot of army films, TV shows? No, Okay. we didn't have access to Right. media that time. Right. I grew up in the 90s. Right. तो उस समय इतना मीडिया था नहीं, मतलब इतना चलन था नहीं जी। कि वो कंटेंट हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो आया सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की वजह से, और एक शायद था मेरे अंदर कि मुझे नहीं फौजी बनना है। तो उस वजह से, तो जैसे मैंने बताया कि कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखा ग्रेजुएशन के बाद, और पहली बार इंटरव्यू कॉल आया जी। तो आर्मी में जो ऑफिसर एंट्री होती है उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको कहते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी के लिए जाते हैं। जब मैं एसएसबी के लिए कॉल आया, बैंगलोर जाना था, तो मुझे विश्वास हो गया कि अब शायद गेट पे ये लोग, वहाँ के एसएसबी सेंटर के गेट पे कहेंगे अरे नहीं आप तो आप आ जाइए, आप तो सीधे आईएम में भेजना है या ओटीए भेजना है जी। तो इतना इस तरह का वाहियात कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। खैर एसएसबी गए, 5 दिन की एसएसबी प्रोसेस होता है, वो ख़त्म हुआ और ठक
रिजेक्ट हो गए पहली बार। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा रिटर्न नहीं क्लियर होना तो ठीक है, तब तक समझ में आता है कि चलो वो मेहनत करनी है। इंटरव्यू ना क्लियर होना मतलब इट्स अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट यू नॉट मेंट, प्रॉब्ली यू डोंट हैव दोस 13 क्वालिटीज दैट दे आर लुकिंग फॉर इन एन ऑफिसर। दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। और उस हार्ट ब्रेक ने, क्योंकि आपने जो 20-21 साल से सपने पाले थे वो सडनली आपके सामने टूट के बिखर गए, और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। एंड इन हाइंडसाइट आई कैन सेफली से कि क्योंकि मैं इमोशनली वीक था इसलिए शायद मैं फौज में नहीं जा पाया। इमोशनली वीक आदमी अगर जो फेलियर नहीं हैंडल कर पा रहा है, उसके हाथ में 25-50-100 लोगों की कमान कैसे दे सकते हैं जी। तो पर वो समझ उस समय नहीं थी। थैंकफुली एक जिद भी होती है, एक परसिवियरेंस भी होता है। अच्छा, परसिवियरेंस, जिद, और तीसरा शब्द मैं बोल नहीं पाऊंगा पर बेवकूफ़ी कह लेते हैं चलिए उसको जी। मैं कुछ हाँ, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे थे आप। बड़ी महीन रेखा होती है जी। तो मैं कब उस रेखा से पार करके परसिवियरेंस से जिद की तरफ, और जिद से फिर वो वही वाले बेवकूफ़ी की तरफ आया, मुझे नहीं पता चला जी। मैं 7 बार और उसके बाद मैंने SSB दी, 7 बार मैं फेल हो गया, रिजेक्ट हुआ, और हर बार रिजेक्शन मुझे तोड़ता चला गया जी। और वो उससे भी बड़ी गलती मैंने करी कि उस रिजेक्शन के इलाज में अल्कोहल में ढूंढने लगा। आई बिकेम डिप्रेस्ड एंड बिकेम अल्कोहलिक। So at the age of 20, I started drinking, and by 23-24, I was a hopeless alcoholic. That's very young. Very young. Yeah. और मतलब जब मैं MBA करने गया तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिना शराब के रह नहीं सकता था। अच्छा। और MBA करने गए तो आप घर से दूर हो गए, हॉस्टल में रहने लगे, थोड़े पैसे थे तो शराब की एक्सेस वहाँ पर आसान थी, तो और पीना पड़ गया, कोई रोकने वाला नहीं। सो इट केप्ट जस्ट एडिंग, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कैंपस प्लेसमेंट हो गया। ऐसी जगह हुआ जहाँ पे आई वाज लुकिंग आफ्टर डीलरशिप फॉर 13 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। तो डीलरशिप को पता चल गया कि भाई ये साहब तो पीते हैं, तो और एक्सेस बढ़ गई पीने की। तो इतनी ज़्यादा हो गई कि आई टू स्टार्ट माई डे विद अल्कोहल। मेरे पसीने में हमेशा शराब की महक आती थी, मेरी सांसों में हमेशा शराब की महक आती थी। मैं अगर 1 घंटा शराब न पीऊँ तो मेरे हाथ कांपते थे। अच्छा। सो टू बी इन द सेंसेस आई हैड टू ड्रिंक। राइट। आई स्टॉप ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी एट डीलरशिप्स और एनी वंस प्लेस, क्योंकि मैं कप उठाता तो मेरे हाथ कांपते थे। तो मुझे पता था कि अगर कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि ये तो अरे क्यों कांप रहे हैं। तो वो बहुत बुरा दौर था। वो किसी की वजह से नहीं, मेरे अपनी वजह से आया। बिकॉज आई कुड, और ऑल ऑफ दैट goes back to just one thing, my inability to handle just one small failure. तो उस समय नहीं अकल थी कि failures are a part of life. जिंदगी में. Did you feel you were overlooking the achievements you were achieving at this point? I didn't see them as achievements. For me, that failure was so big that everything else paled. Everything else didn't matter. That I scored 93 percentile in CAT. ठीक है, 99 परसेंटाइल पे IIM से कॉल्स आते हैं, लेकिन 93 परसेंटाइल फॉर समवन हु इज इनटू अल्कोहल सो मच इज डिसेंट। I got admission into FMS BHU, which is a good enough college. I passed MBA in first division. I got placed from campus. These are all things that need to be celebrated. Correct. लेकिन क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि we are all at some point victims of our own thought process. मैं अपनी थॉट प्रोसेस का विक्टिम था जी, कि मैं वो देख रहा था जो नहीं मिला, जो मिल रहा था वो देख ही नहीं पा रहा था। हाँ। और मैं ये भूल गया था कि लाइफ में एक बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सिद्धांत है, सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी। राइट। बस वो बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी जरूरी हो। वाह। तो ये सारी समझ पी पा के ऑलमोस्ट मर मुरा के मरने, मतलब मरते मरते बचाऊं भाई। So what took you out of it? Yes, you have a near-death experience in your life. So that near-death experience took me out of it. Okay. But see, a lot of people go through bad experiences in alcoholism. I was fortunate that bad experience opened my mind.
राइट, वो जो मुंह के बल में गिरा, उसने मुझे सडनली वोक मी अप एंड सेड, ओह माय गॉड, व्हाट वाज आई डूइंग। बहुत सारे लोग अल्कोहल छोड़ते हैं रिहैब में जाकर जी। और बहुत जल्दी रिलैप्स हो जाता है। मैं फॉर्चुनेट था कि वो जो हादसा हुआ उसने मुझे ये दिखा दिया कि मैं क्या गलत कर रहा था। और उस हादसे ने मुझे एक और चीज़, मेरे अंदर एक चीज़ की समझ पैदा कर दी कि मैं फितरतन थोड़ा सा आई हैव दिस टेंडेंसी टू अब्यूज ओके, सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को। जैसे मैं मीठा खाता हूँ तो मैंने आजकल मीठा छोड़ दिया पिछले 5 साल से। बहुत कम खाता हूँ मीठा, क्योंकि मेरे को फिर होता है आन दे गड्डी जान दे गड्डी फटन दे टायर टाइप से कि नहीं रुकना अभी तो। राइट, तो वो जब हादसा हुआ, 30-35 दिन इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, फिर अनदर 2-3 months टू रिकवर, दैट मेड मी रियलाइज दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, द प्रॉब्लम ऑफ गोइंग टू द एक्सट्रीम। राइट, तो मैंने कहा नहीं भाई, पी ली शराब, अब शराब नहीं पिएंगे, चाहे जो हो जाए, और किसी चीज़ को इतना दिल से नहीं लगाएंगे कि उसको अपने को अफेक्ट करने दें। ये 2 चीज़ों की अकल उस एक बड़े हादसे ने दिला दी। तो कभी कभी ज़रूरी होता है मुंह के बल गिरना जी। समझ आने के लिए। तो एकदम से दिमाग हिल गया और दिमाग सही जगह पे अलाइन हो गया। Were you rewarding yourself at this point in some way कि अगर मैं इतने दिन शराब नहीं पीऊंगा या इतने वक्त तक नहीं पीऊंगा तो आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दिस एक्स थिंग और वाई? नो नो, सो व्हाट हैपेंड वाज 35 दिन तो आप आईसीसीयू में हैं, जी, तो पीने का सवाल ही नहीं। वहाँ तो जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है। हाँ, अब सोचिए कि अल्कोहलिक का दिमाग मैं आपको बताऊं, जब मैं एडमिट हुआ और मेरे सामने डॉक्टर कह रहा है बचने के चांस 15%, ठीक है, डायलिसिस चल रहे हैं मेरे, माई किडनी एंड लिवर वर नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, सो इट्स अ मिरेकल दैट ऑन द 25th और 26th डे सडनली किडनी फंक्शन दिखने लगा उनको, राइट, क्रेटिनिन लेवल्स नीचे आने लगे, दे वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो आदमी जिसकी डायलिसिस चल रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है 15% चांस है बचने के, वो बिस्तर पे लेट के सोच रहा है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो सिर्फ बियर पिया करूंगा। अच्छा, ये होता है कि अल्कोहलिक का। राइट, इसलिए मैं जो लोग अल्कोहलिज्म से गुजर रहे होते हैं उनके परिवार वालों को बोलता हूँ जी, आप कभी भी किसी पॉइंट पे इनका साथ नहीं छोड़ सकते, आप कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप समझा रहे हैं रोज़, आपको उसको देख रहे हैं आके गिरता हुआ, पड़ा हुआ, वेस्टेड, फिर आप उनको रिहैब में एडमिट कराते हैं और वो कुछ दिन नहीं पीता है शराब, फिर सडनली कुछ एक आता है और वो ही और शी गिव्स इन, succumbs, yeah, ही सकम्स। एक बार, 2 बार, 3 बार होता है तो बड़ा लाजमी है कि एज अ फैमिली आप कहें कि नहीं भाई यार, इस उम्मीद बेकार है, ये तो इज अ गॉन केस। जी, आप एज अ फैमिली, जी, यू आर द सपोर्ट सिस्टम, यू हैव टू बी बाय दैट पर्सन साइड थ्रू आउट। तो कौन था इस वक्त जो आपका साथ जिसने नहीं छोड़ा? देखिए, मेरे दिमाग की वजह से मैं उस चीज़ से निकल पाया, और उसका एक कारण था कि मैंने अपने परिवार की सफरिंग देखी जब मैं उस हॉस्पिटल में था। राइट, So why I say that family support is very important is because I saw them suffering with me. मैं डॉक्टर कह रही है 15% चांस है बचने के, आप कहें तो इलाज करें या ना करें। My mother could have turned around and said कि देखो तुमने क्या कर लिया। She said आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। Not once in those 35 days did she mention कि यार तुम्हारी वजह से हमारे घर में जहाँ इतनी दिक्कतें थी, so we was struggling with finances at that time. She never turned back and told me. They were always there to just support me and make sure that nothing happens. राइट, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जब मैं 100% फिट हो गया, आज उस बात को 21 साल हो गए, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने कभी मुझसे नहीं कहा कि काश तुमने वो ना किया होता, काश हम तुम्हारी वजह से वो ना देखना पड़ता। दैट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट। सो व्हेन दैट हैपेंस, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि नहीं यार, देख लो, ये होता है, मतलब दिस इज व्हाट, these are the people you owe to, राइट, these are the people you owe your sobriety to. तो भाई नहीं पीना है जी। तो वो मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ही, 1.5-2 महीने में शायद ये ख्याल आ चुका था, क्योंकि डॉक्टर जब मेरी रिकवरी शुरू हुई तो डॉक्टर ने ये भी बता दिया था कि प्रॉबेबली 6 महीने में ये 100% फिट हो जाएगा। ओके,
क्योंकि एज इज़ बाय हिज साइड, राइट, सो ही विल बी फिट 100%। देखो, शराब अवॉइड करना, किसी पॉइंट पे किसी ने नहीं कहा कि शराब अब तुम कभी नहीं पी सकते, ऐसा करो। तो अगर आपके अंदर वो है कीड़ा तो आप कहोगे अच्छा कभी पी सकते हैं ना, कभी पी सकते हैं। पर उन सब चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं भाई, सो आई अब तो यू नो हाउ आवर इंडस्ट्री इज, Right. पार्टीज में शराब ही पीते हैं लोग। जी, आई बीन सो फॉर्चुनेट, किसी ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि नहीं तो नहीं, और मुझे भी कभी तलब नहीं होती, मैं तो घर पे रखता हूँ, जी। आई इनवाइट पीपल, एंड मुझे तो मज़ा आता है पिला के एकदम अच्छे से टाइट करके भेजने में। Well, we're glad you got through that phase of life. लेकिन उसके बाद फिर आपने you went to a slightly traditional route. You were in the corporate world for I a was, while. so the creative journey, Right. I never aspired to be into performing arts. Right. मैं पूछना चाह रहा था कि while you're growing up, are you reading things? Are you performing in parties or for your family members? Anything of that हाँ, sort? so see, मैं कानपुर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। क्रिएटिव स्ट्रीक थी जी। ये इन हाइंडसाइट आज मैं देख के अच्छा, बता सकता हूँ। हाँ। तो जिस स्कूल में मैं गया, हाँ। बहुत ही कल्चरली एक्टिव स्कूल था। हम्म। मैं हाउस कैप्टन रहा, मैंने डिबेट्स जीती हैं, एलिक्यूशंस जीते हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है फॉर एंटोन चेखोव प्ले Okay. which I performed Okay. in 10th standard. Okay. उसका नाम था The Proposal। Okay. ठीक है, पर क्योंकि हम 90s में बड़े हो रहे थे, तो ये कहीं से भी माहौल नहीं था कि आपके अंदर अगर ये क्रिएटिव स्ट्रीक है तो चलिए आपको क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करनी चाहिए अपनी। था ही नहीं, उस थॉट ही नहीं था कि हाँ ठीक है ये अपना शौक के लिए थोड़ा सा कभी कर लिया तो कर लिया, जी। तो वो थॉट कभी आया ही नहीं। Okay. बट all of that shaped what I am today. Right. So क्रिएटिव स्ट्रीक या वो क्रिएटिविटी थी शुरू से। क्यों आज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में मैंने मधुशाला सुननी शुरू कर दी, मन्ना डे की गाई हुई मधुशाला, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, वो मुझे बड़ी पसंद आती थी। 10th में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू जगजीत सिंह व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 10th। Right. बाय स्टैंडर्ड 12th आई वाज लिसनिंग टू गालिब। तो जब तब साउंड ही वो माध्यम था जिनसे मैं इनको इंट्रोड्यूस हुआ, फिर पढ़ना शुरू किया इनको। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आई डोंट नो इट साउंड्स इनसेंसिटिव बट गालिब, जगजीत सिंह, मधुशाला, अगेन आई एम सेंसिंग अ पैटर्न ऑफ ऑल दीस थिंग्स व्हिच आर। हाँ, तो इसने ऐड किया, जब ये शराब शुरू की मैंने, तो इन चीज़ों ने थोड़ा सा ऐड किया उसमें कि बहुत पीली है तो गालिब का शेर याद आता था कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। इस गज़ल में एक शेर है कि गोहात को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है। गोहात को जुम्बिश नहीं मतलब देयर इज नो सेंसेशन इन द हैंड, इतनी पीली है मैंने। गोहात को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। वाह। तो ये सब सुनते थे, बहुत पी लेते थे। तो अब एक गालिब का भी शेर है कि या तो मुझे मस्जिद में पीने हाँ, दे या तो या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। जी। फिर अब बच्चन साहब की जो मधुशाला है, जहाँ तक मैंने समझी है, वो बड़ा खूबसूरत काव्य ग्रंथ है जिसमें कहीं कहीं बहुत प्यारे जिंदगी के लेसन्स भी दिए गए हैं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका साकी, एक मगर उनका प्याला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। फिर जिंदगी की बहुत सारी सीख है, अगर आज लिखी होती तो जलावला दिए गए होते। मतलब आज लिखी होती तो इट वुड हैव बीन ब्लास्फेमस, बिकॉज एक जगह वो कहते हैं कि बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो ये मधुशाला। क्या बात है। आज इसके कॉन्टेक्स्ट जी 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 ये शायद ब्लास्फेमस हो जाता है, बट तो ये सारी चीजें, बट इट नेवर ड्रू मी टू अल्कोहल एट दैट पॉइंट, बट व्हेन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग I found a great ally in poetry and ghazals. क्रिएटिविटी की बात का हम क्रिएटिविटी पे आ रहे थे। तो दूसरा जो जिस चीज़ ने एड किया क्रिएटिविटी को, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, वो था द करिकुलम इटसेल्फ। ओके। सो मैं ICSE बोर्ड का प्रोडक्ट, राइट
मैंने 9th 10th में जूलियस सीजर पढ़ा है, मैंने महादेवी वर्मा को पढ़ा है, मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है। तो आपको पता नहीं चलता है। हमारे 10th तक संस्कृत हुआ करती थी जी, एज अ लैंग्वेज हमने पढ़ी। तो वो सारी चीज़ों ने उस क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एनहांस किया, जो काम आई बाद में। लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं था क्रिएटिव फील्ड में आने का। मैंने फिर MBA कर लिया, इस हादसे से निकले। हादसे से निकलते ही फॉर्चुनेटली एक ओपनिंग आई एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, MSTC में। हमने रिटर्न दिया, फिर हमारा GD इंटरव्यू होके, एंड आई टॉप दैट एग्जाम एंड आई वाज टेकन इन एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी विद दैट कंपनी। ओके, अब मैं सरकारी नौकर हो गया। अब भाई एक छोटे शहर में ना सरकारी नौकरी मतलब अब लाइफ सेट है आप, है ना। अब जाने से, कलकत्ता जाने से पहले, ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं घर में बात कर रहा हूँ कि अब आप लोग एक काम करिए, मम्मी पापा आप लोग भी हमारे साथ ही चलेंगे, ठीक है, वहीं पे घर ले लेंगे और फिर जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ घर खरीद लेंगे, लोन तो सस्ते में मिलता ही है, 20-25 साल में चुका लेंगे, और अब आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये प्लानिंग, रिटायरमेंट तक की प्लानिंग हो गई उसे एक नौकरी। पर बॉम्बे आ गए। हाँ, बॉम्बे आए तो लाइफ थोड़ी सी बदली। तो बॉम्बे आने की वजह क्या थी? बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ था मेरा। ओके, सो आई वाज सेंट टू द वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स। ओके, बॉम्बे वाज द वेस्टर्न हेडक्वार्टर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज थी जो ट्रेड करती थी हमारे साथ। तो हम आ गए और बड़ी बड़ी कंपनीज को हम, आई वाज द रिलेशनशिप मैनेजर, इफ यू कैन से। राइट। ये रिलेशनशिप मैनेजर वो नहीं है जो बैंक में होते हैं। हम महीने के एक कंपनी के 80-80 करोड़ की कंसाइनमेंट रिलीज करते थे। अच्छा, वो वाली रिलेशनशिप थी हमारी उनके साथ। तो एक और कारण था हमारा नौकरी न छोड़ने का, विच वाज दिस, द सेंस ऑफ स्यूडो पावर, फॉल्स पावर। कह रहे फलानी कंपनी के VP हमारे पास आके फ़ोन करते हैं कि साहब आज LC नहीं है, छोड़ दो माल। तो उसी कंपनी ने मुझे पाली हिल में फ्लैट दिया था। मेरा एड्रेस था बॉम्बे में 10 पाली हिल। ओके। और हमारे यहाँ होती थी पार्टीज बहुत जी। कि पाली हिल में घर है, दोस्तों को पता चल जाए तो फिर तो, और फिर लौंडा अगर नहीं पी रहा है तो और कि तो शराब नहीं खत्म होगी हमारी, मतलब नहीं पिएगा वो, और छोड़ने भी चला जाएगा जी। बहुत पार्टीज होती थी। तो वन ऑफ दोस पार्टीज, सो आई विल कम टू द क्रिएटिव जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड। आई वाज लाइक, इफ योर लाइफ हैड stayed here, you would have still lived a pretty satisfying and successful life. Pretty decent life. Right, Yes. Pretty exactly. decent. But yeah, life had other plans. Other plans. Yes. The plans which life had made me realize that how true that one line by Dr. Harivansh Rai Bachchan is. मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। जी। अब हमारे मन का तो नहीं हुआ। हाँ। ये लाइफ तो हमारे मन की नहीं थी। जी। पर आज हमसे छीन नहीं सकते आप। मतलब अगर इफ समवन इंटेंड्स कि मैं तुमसे ले लेता हूँ तो मैं आई विल फाइट टूथ एंड नेल कि नहीं, मुझे ये लाइफ, इनफैक्ट इफ आई डोंट नो इफ आई विल ट्रेड दिस लाइफ फॉर द लाइफ दैट आई वांट, वो अभी भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक ऑनेस्ट सबमिशन मैं आपको करता हूँ, मैंने शायद कहीं ये बात नहीं कही है। आज भी मेरे अंदर वो फौजी जिंदा है जी। व्हेन आई से दिस आई स्टिल गेट ओवरवेल्म्ड। सो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं देहरादून गया। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी है जहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। सो NDA से जो लोग पास आउट होते हैं वो भी IMA में जाते हैं, जो जिनको आर्मी ज्वाइन करनी है, और जो ग्रेजुएट एंट्रीज होती हैं उनकी भी ट्रेनिंग IMA में होती है। मैं देहरादून गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं IMA के सामने जाके एक फ़ोटो खिंचा सकूँ। आई सेड आई थिंक इट विल ब्रेक मी, और प्रॉब्ली यू नो ठीक है, ये इश्क जो है ऐसे ही ठीक है जी। तो आई डोंट नो मैं उस लाइफ में जा पाऊँगा या जाऊँगा कि नहीं। इनफैक्ट 15-20 साल पहले तक टेरिटोरियल आर्मी करके एक होता है जहाँ पे सिविलियंस अप्लाई कर सकते हैं और साल में 2 महीने सर्व कर सकते हैं आर्मी को। मैं सोचा भी था कि चलो इस तरह से नहीं तो इस तरह से वर्दी ले लेते हैं, बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड फीजिबल इन द प्रोफेशन दैट आई एम इन। अगर नौकरी कर रहे हैं आप तो फिर भी आप 2 महीने की छुट्टी लेके कर सकते हो। एनीवे, पॉइंट इज दैट तो जो क्रिएटिव लाइफ की शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई। आप रेडियो की तरफ गए इसके बाद। तो क्या हुआ कि जब ये सब पार्टीज होने लगी, किसी ने मुझसे कहा somebody who I, so मैं क्यों ये बता रहा हूँ is because this has a relevance, क्योंकि वो जो पार्टीज होती थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनको मैं नहीं जानता था। somebody
And one of those somebody told me you have a good voice. I said no, I can't sing. Right. तो they said अरे भाई नहीं गाना है। किसी की गर्लफ्रेंड है सोचिए, हाँ, वो मुझसे कहती हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी, मैं कहता हूँ नहीं मैं गाना नहीं गा पाता, तो बोलती हैं अरे नहीं आवाज़ से ये होता है। मैंने कहा अच्छा हमें तो पता ही नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है रुको, कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले ठीक है चल मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊँगी। जी। क्या पड़ी उनको लेके जाने की? शी टुक मी टू स्टूडियो, माया करके एक एनिमेशन फर्म है यहाँ पर, उसके स्टूडियो में लेके गई और मुझे रिकॉर्डिंग करवाई उन्होंने, जस्ट टू गिव मी अ फील। वो रिकॉर्डिंग करी मैंने कहा यार ये रिकॉर्डिंग क्या थी आपको याद है? नहीं बिल्कुल नहीं याद है। कुछ तो उन्होंने रिकॉर्ड कराया, पर वो जो हेडफोन पहन के अपनी आवाज़ सुनना और फिर उसको प्लेबैक में फिर से सुनना, एक वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसे कहते हैं ना, वो हुआ कि नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। राइट। और आप सोचिए माइंडसेट चेंज कैसे हो गया कि वो आदमी टॉकबैक ऑन था, वो कह रहा है उससे अरे किसको पकड़ लाई है, अच्छा आवाज़ अच्छी है इसकी पर इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा अरे वाह ये तो कह रहा है आवाज़ अच्छी है। दूसरा कोई होगा तो कुछ और सोच सकता है। मैंने कहा अरे वाह ये तो कह रहा है आवाज़ अच्छी, मेहनत मैं कर लूँगा। दैट वाज दैट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आपने उस पूरे सेंटेंस में से वो उठाया कि मेरी आवाज़ अच्छी है। Couple of minutes ago you were saying that despite all the good things happening in your life you were ignoring all of that. So that's quite a turnaround in just such a short amount of time. Though it took a life-threatening instance for that shift to happen, but that paradigm, it changed everything in my life. अगर वो नहीं होता shift तो मैं इस तरफ कभी आ ही नहीं सकता जी, क्योंकि आप जब तक आपकी नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक कहते हैं जो कि एक अपॉर्चुनिटी जाती है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खिड़कियाँ खुलते हैं, बिल्कुल खुलते हैं, पर उसके लिए आपका यू हैव टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू सी दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो वो शिफ्ट बहुत ज़बरदस्त था, उसी की वजह से मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी जी, अपने अंदर ये एक्सप्लोर किया। एंड आई कीप सेइंग दिस आल्सो इन माय द टॉक्स दैट आई डिलीवर, that life is about exploration also. We must keep exploring. हम कई बार stuck हो जाते हैं, अब बस अरे वाह पहुंच गए, वो बड़ा ख़तरनाक पॉइंट होता है। अब मैं कह सकता हूँ इन हाइंडसाइट, हालांकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं भी चाहता था कि मैं कहीं पहुंच जाऊँ जी और सेट हो जाऊँ, पर नहीं हुआ। मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक्सप्लोर करने में आप क्या क्या अपने बारे में 20 साल पहले कोई कहता कि इस तरह से मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँगा फॉर अ वेब सीरीज, फॉर समथिंग दैट्स गोइंग टू कम ऑन स्क्रीन, राइट, कंटा पे एक जोर से मार रहा, हम ही मिले मजाक करने के लिए तुमको। कोई हमसे कहता कि तुम जो है बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस को कभी ट्रेन करोगे जी। हमारे तो कानपुर में बड़ा but even in radio you were in the sales department. So ये जो जब ये वाकया हुआ कि उन्होंने कहा आवाज़ अच्छी है और फिर मैंने कहा अब मुझे एक्सप्लोर करना है, ठीक है, ये नहीं मैंने कहा कि अब मैं वॉइस आर्टिस्ट ही बनूँ, ऐसे नहीं, लेट मी एक्सप्लोर। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, मैंने वॉइस ट्रेनिंग करी। वॉइस ट्रेनिंग करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र कैलकाटा हो गया। तो मैंने कहा यार कैलकाटा में रह के तो काम नहीं हो सकता और नौकरी में रह के एक्चुअली नहीं हो सकता। तो आई डिसाइडेड कि किसी मीडिया हाउस में नौकरी करते हैं। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मिर्ची में इंटरव्यू हुआ, रेडियो मिर्ची में मेरा इंटरव्यू हुआ, लास्ट में जाकर उन्होंने कहा नहीं आपका सेल्स का एक्सपीरियंस हमें नहीं पसंद आया। अच्छा हाँ, फिर किसी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल में भी हुआ हमारा इंटरव्यू, बिग एफएम में हमारा इंटरव्यू हुआ और बिग एफएम में सब कुछ क्लियर हो गया। लास्ट में एक स्टेशन हेड थे, उनसे एक इंटरव्यू रह गया था और मुझे लगा था कि हो गया मेरा। और जब मैं ऑफर लेटर लेने गया तो उनका नहीं सर एक अच्छा स्टेशन हेड मिलना चाहते हैं। और स्टेशन हेड से मिलने गया, बैठाया उन्होंने, क्या है तुमको पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो। पता नहीं मैंने मतलब मैं कुर्सी से गिरते गिरते बचा हूँ जो जब उन्होंने ऐसे किया। जस्ट इमेजिन यू गॉन टू टेक अ ऑफर लेटर एंड समबडी सेइंग लाइक, पर पता नहीं क्या वही डेस्टिनी, दिमाग उस समय कुछ चला और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, उनको इतना पसंद आया, मैंने ठीक है वेट करो। और 15 मिनट बाद वो लेडी आई, बोली आइए पैसे की बात कर ले। क्या कहा था आपने आपको? मुझे ये बिल्कुल नहीं याद है, मुझे ये ज़रूर याद है उन्होंने क्या कहा था। क्या कहा था? अच्छा तुम एडिट कर लेना, ठीक है। उन्होंने ऐसे CV फेंका। हाँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पता ही नहीं ज़िंदगी में करना क्या है तुम्हें,
तुम्हें पता भी है क्या करने आ रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा हाँ सर मीडिया सेल से खून निकल आता है मीडिया सेल करने में। अच्छा, है तुम्हारे अंदर इतनी औकात? पता नहीं उसके बाद मैंने क्या कहा। उसके बाद मैं ब्लैंक आउट हो गया था। ओके, मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गया उसके बाद। सबकॉन्शियस ने पता नहीं क्या क्या कहानी बनाई। बट अगेन आप वेट कर रहे हैं बाहर। हाँ आ गया, आई उन्होंने पैसे डिस्कस किए और नौकरी मिली। अच्छा, ओके, तो बिग एफएम सेल्स 2.5 साल मैंने करी, जी रेडियो सेल्स। जी, वन ऑफ वेरी चैलेंजिंग थिंग्स टू डू, बट आई डिड इट. But that same person who threw that CV, who said those things, Right. became my biggest cheerleader. राइट, In that journey in sales, इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने क्रिएटिव टीम को कि 7 बजे के बाद सारे जो इन हाउस कमर्शियल्स हैं इसकी आवाज़ में कराओ। फिर 1 आध साल बाद परफॉर्मेंस देखी मेरी और जुनून देखा तो बोले यूज़ आर स्टूडियो, 10 बजे के बाद रात में खाली होता है, तुम अगर रुक सकते हो तो आई कैन गिव यू एक्सेस टू स्टूडियो, माइक पे अपना बोलते रहो कुछ भी, जी, रिकॉर्ड करो सुनते रहो, करना है। मैंने कहा हाँ हाँ सर करना है। मैं 12-12 1-1 बजे तक बैठ के यही करता था, 10-2 घंटे ढाई, जस्ट टू बी बिहाइंड द माइक एंड स्पीक anything and listening to it. So that created a lot of awareness of my voice. So again these angels, उससे भी कमाल की बात, बोले इतना इंटरेस्ट है तुमने, पता नहीं क्या ट्रेनिंग करी है, पता है यहाँ बिग एफएम के सारे आरजेज फलाने, ही इज़ द वन हू ट्रेन्स। जी, आई सेड ओके जाओ पता करो। मैंने पता किया, बहुत महंगे थे। बोले मैंने कहा सर पता कर लिया, ही हैज़ टाइम बट ही इज़ आस्किंग फॉर दिस मच फीस, आई डोंट हैव इट। बोले नहीं तुम्हें नहीं भरनी, वो तो ही कॉल्ड द HR, बोले चेक बना के दे दो इनके नाम। सो ही गॉट मी ट्रेन्ड, देन ही गेव मी अ संडे आफ्टरनून शो। ओके, And then in 2009, when I got my first show, which was called Dance India Dance, season Right, 1, as a yes. voice artist, यस, I went up to him and said, "Sir, now it's the time to live that dream." राइट, तो वो जो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, he is very happily. राइट, So मतलब इतने सारे मेरे लाइफ में ऐसे क्या कहते हैं, they don't wear cape. नॉट ऑल हीरोज वेयर Not capes. all. Yeah. All the heroes in my life, none of them wore any cape. Right. He was one of them. Then What was your Sunday show about? The one तारों show? की बात, एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, okay. जैसे आई वाज द आरजे, Right. तो एक वो एक्सपीरियंस देने के लिए कि भाई आरजे बन गए, वो संडे शो दे दिया था। फिर मैं लाइफ में मिला इनसे, आशीष गोलवलकर सर से। आशीष गोलवलकर was नॉन फिक्शन हेड जी एट दैट Okay. टाइम, एंड बिफोर दैट ही वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। Okay. सो एंड ZTV वाज माय क्लाइंट इन सेल्स। Right. तो मैं उनके लिए बिग एफएम के लिए उनके साथ रेडियो पार्टनरशिप्स वगैरह करता था। एंड ही हैड आल्सो सीन माय पैशन फॉर दिस। If I may ask, so when you got Dance India Dance, और आप इस वक्त नौकरी कर रहे हैं बिग में, what was it the financial compensation that made you go के no, Dance India Dance will now pay me enough that I can now pursue a voiceover career on its own? द फैक्ट दैट आई गॉट अ शो Right. जिसके महीने में 4 एपिसोड आएंगे, जिससे मुझे पता देते पैसे मिलने वाले, जी, उस चीज़ ने, प्लस मेरी वाइफ, okay, सो आई गॉट एंगेज टू हर एंड आई टोल्ड हर कि मेरे को ये करना है लाइफ में, कभी करेंगे। तो उन्होंने कहा ये बेस्ट टाइम है करने का, अच्छा, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है और कर लिया जाएगा। एंड शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एट दैट टाइम, right, तो उन्होंने कहा हम कर लेंगे। तो दैट पुश केम अगेन, अ हीरो विदाउट अ केप, right, आशीष गोलवलकर। और ये गीतांजलि का तो मतलब ऐसे ऐसे धक्के दिए उसने मुझे लाइफ में। Gitanjali is your wife, माय वाइफ, right, धक्के मतलब अच्छे वाले धक्के। आशीष गोलवलकर सर is my the go-to man whenever when I'm struggling with decision making or anything in life. right, I still go to him. So that relationship has been there now for about 18 years. right. तो मेरी लाइफ में ऐसे बड़े सारे लोग रहे हैं जिन्होंने What was your role at Dance India Dance? What was the नरेशन शो का, okay, कि तब जो है ना नरेशन बहुत सारे होते थे, जी, कहानियाँ, क्या होने वाला है आगे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे नरेशन। तो और प्लस एक आधे घंटे का एक स्पेशल एपिसोड आता अच्छा, बिहाइंड द सीन, okay, लाइमलाइट करके है ना, डांस इंडिया डांस लाइमलाइट, वो उसमें तो पहले तो 4 ही एपिसोड मिलने वाले थे, फिर इधर से ऐसे होके तो 8-9 एपिसोड हो गए, तो अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे भी आने लगे। जी,
तो या सो दिस इज हाउ द वॉइसिंग जर्नी स्टार्टेड। और यही करते करते 1 साल ही लगा मुझे, 1 साल में बिग बॉस से एक मेल आ गया अच्छा। कि वी आर लुकिंग फॉर द सेकंड वॉइस, द नरेटर्स वॉइस ऑफ द शो, सेंड योर सैम्पल्स, वॉइस सैम्पल्स। Okay. तो सब तब सीडी होती थी, जी। सीडी में देके जा, जी। सीडी जाके हमने दे दी, उसमें डांस इंडिया डांस का ही वॉइस ओवर। हाँ। उनको पसंद आया, उन्होंने 2 महीने बाद ऑडिशन के लिए बुलाया। अच्छा। आप जब ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, आपको कुछ पता है बिग बॉस क्या है? इट्स बेस्ड ऑन अ रियलिटी शो इन द वेस्ट, एनीथिंग, एनी आइडिया? So that this is the 4th season that I'm Okay. talking about. ओके। I had watched season 2 and 3, Sure. not the one. Okay. 2 and 3 as an audience. Okay. As the pagal audience that I have to deal with today. राइट। So I was the same pagal audience in Right. season 2 and 3. राइट। कि राजू श्रीवास्तव evict हो गए तो अब मैं शो नहीं देखूंगा। जी। तब सोशल मीडिया नहीं होता था, तो हाँ। गाली देने के लिए कोई नहीं होता था। जैसे आजकल बहुत गालियां पड़ती हैं मुझे, मैं बिना बात के लिए ना एक ना देना दूं, मैं क्या जी। कर रहा हूँ यार। ओके। बट एनीवे, so I knew the show. ओके। गया तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें दी बोलने के लिए, मैंने बोली। अगले ही दिन फ़ोन आ गया, लेट्स टॉक मनीज। बहुत कम पैसा कोट किया मैंने। आप वो इसी में खुश हो कि इतना बड़ा शो मिल गया, आपको समझ ही भी नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। अब ठीक है, एंड ओवर द इयर्स आई हैवंट इंक्रीज दैट मनी अ लॉट। ओके। So now I understand the economics. I understand the monies that go behind the show. Right. मैंने अपना पैसे बहुत नहीं बढ़वाए, राइट। क्योंकि मैं बाहर से कमा लेता हूँ। जी। The identity that the show gives me करेक्ट। pays me so much outside Right. that I don't have to ask them for a raise too much. Right. तो पैसे डिस्कस हुए और फिर पहुँच गए 2 अक्टूबर सन 2010 को हम लोनावला में थे। ये मैं पूछना चाहता हूँ, बिग बॉस इज सच अ इट्स अ शो दैट अनफोल्ड्स इन रियल टाइम, राइट? अब तो शायद वो 24 घंटे कैमराज ऑन रखते हैं, आप जब चाहें देख सकते हैं। इट्स सच अ कैमराज हमेशा 24 घंटे ऑन रहते थे। हाँ, like अब now वो we फुटेज can watch it. एक्सेसिबल है। Correct. But it's such a immediate show. How much time does it go into recording it? How does the whole process work? हमें एक summary बता दीजिए इसकी। So it is 1 day deferred live, you can say. Okay. Okay. जो कुछ कल हो रहा है जी। वो आज एडिट टेबल पे आएगा सुबह। जी। सुबह से शाम तक एडिट होगा। शाम को एक लाइनअप बन जाएगा ऑलमोस्ट फाइनल, चैनल वैनल का सबका अप्रूवल के साथ। और फिर वहाँ पर पहले क्या होता था, पहले इस प्रोसेस में भी जब लाइनअप बन रहा है जी। तभी भी उसमें वॉइस ओवर डलते रहते थे, अच्छा। और वो चैनल देखता था और ये करता था। अब ये होता है कि शाम 6 बजे तक एक ऑलमोस्ट फाइनल लाइनअप होता है और तब डिसाइड होता है कि अब इसमें क्या जाना है। अब बहुत कम जाता है, तो टास्क एक्सप्लेनेशन जाता है, ओके। या वो आगे देखिए जी। कल देखिए, हाँ। या फिर बिग बॉस में आज हाँ। होगा ये। हाँ। हाँ। पहले तो बहुत कुछ होता था, कई चीज़ें एक्सप्लेन होती थी, जी। कई बार लोग डिस्कस कर रहे हैं तीसरे आदमी के बारे में, हाँ। यहाँ करेक्ट। अभिनव की चर्चा हो रही है, ये सब होता था। फिर एक शो की समरी जाती थी, जी। तो जितना कुछ हुआ उसको लास्ट में एक बहुत फिलोसफिकल तरीके से, मतलब आप खाली अगर वो समरी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता हुआ कोई बहुत खूबसूरत जीवन का आईना दिखा रहे हैं, वैसा कि बिग बॉस के इस घर ने 145 दिन तक न जाने क्या क्या देखा, कहीं प्यार था तो कहीं दोस्ती थी। तो इस तरह से सम अप भी करते थे हर एपिसोड। ये अभी आपने जो आवाज निकाली, हाँ। अभी आपकी रेगुलर आवाज से अलग है, हाँ। तो ये कहाँ से निकली? और ये हर शो के लिए आप अलग निकालते हैं, जैसे बिग बॉस के लिए आपने एक टोन पकड़ा है, डीआईडी के लिए एक टोन पकड़ेंगे, कपिल शर्मा का जब आप शो करते हैं जो कॉमेडी फुल ऑन कॉमेडी शो कपिल जब सोनी पे आते थे जी। तब उनके के कपिल शर्मा शो पर आज आई फलानी टीम, हुई ढेर सारी मस्ती और धमाल। जी। फिर अगर इंडियन आइडल के लिए कर रहे हैं तो इसी में थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा एक फलसफा भी डालते हुए, इंडियन आइडल आज हम मना रहे हैं शंकर जयकिशन दिवस, जहां पर गाए जाएंगे शंकर जयकिशन के कुछ चुनिंदा गाने। वाह। तो इस तरह से जी। तो आई वांट टू कम बैक टू बिग बॉस। हाँ। तो अब आप शो में इन्वॉल्व हैं, अब आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, पर आप भी एक फैन हैं, आप भी शो देखते हैं, कहीं ना कहीं एक वो आ जाता होगा ना कि ये मुझे ये कंटेस्टेंट अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, कहीं आप टोनैलिटी में कहीं वो आ जाता है कि जब इसके बारे में आ रहा है बात तो कर- किसी के बारे में गुस्सा आ रहा है तो जी। गुस्सा। जी। एंड हाउ मच ऑफ द फुटेज डू यू सी एक्चुअली? I used to watch the entire lineup. There was a Okay. time. ओके। अब ज़रूरत नहीं है उतनी, ओके। क्योंकि आगे देखिए कल देखिए मैं क्या ही जी, मैं जी, इमोशन डालूंगा।
टास्क का लेटर, उसमें क्या ही इमोशन डालना। हाँ और तीसरी चीज़ ये है कि अब 18 साल हो गए हैं जी। शो से जुड़े हुए, सॉरी 19 सीजन हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं शो से जुड़े हुए। पता ही है सब कुछ, मतलब एज इन देयर इज अ क्रक्स पैटर्न, देयर इज पैटर्न, यू नो द पैटर्न, कि अगर फैमिली आई है तो बिग बॉस के घर में आए परिवार वाले, हुई नम आंखें और हुआ उमड़ा भावनाओं का सैलाब। मुझे पता है कि घर वाले आएंगे तो भावनाओं का सैलाब उमड़ेगा, तो उसमें क्या ही करना है। आगे देखिए अब्बास की हुई अभिनव के साथ एक जोरदार तकरार। हाँ, आजकल ज्यादातर इसी टोन में निकल ये मिल गया, टीजर हमें मिल गया, ये यूज किया जाएगा। और आप कितना ऑन सेट रिकॉर्ड करते हैं, कितना रिमोटली रिकॉर्ड करते हैं? अगर मैं बॉम्बे में हूँ, शूट नहीं कर रहा हूँ या किसी और असाइनमेंट के लिए बाहर नहीं हूँ, तो मैं सेट पे जाता हूँ। ओके शाम को 4-5 बजे जाता हूँ और रात में 11 बजे तक वहीं पर रहता हूँ। जी। और अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो जैसे पिछले साल हम शूट कर रहे थे सेना, उससे पिछले साल हम शूट कर रहे थे छावा, पर नॉट द एंटायर 3.5 months, उसमें से कुछ पार्ट में हम शूट कर रहे थे। तो हम ये है कि पहले ही बता देते हैं। जैसे छावा जब हमने साइन करी, तो जब मैं लक्ष्मण सर से मिलने गया पहली बार, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। उनको पता था मेरे बारे में, तो मैंने बताया शो के टाइम में इस टाइम पे थोड़ा सा रहेगा। बोले हाँ कोई बात नहीं। इनफैक्ट छावा के सेट पर एक सीन था जहाँ पर विक्की जो है, जो छत्रपति संभाजी महाराज अकबर, जो औरंगजेब का बेटा है, उससे कुछ संवाद कर रहे हैं। तो वो सीन शूट करने में एक विक्की का क्लोजअप लेना था, तो अकबर जो नील प्ले कर रहे थे वो चले गए थे, तो मैंने ही क्यू दिया था। अच्छा। तो लक्ष्मण सर कहते हैं इस बार क्यू जरा बिग बॉस वाले हैं। तो ये सब भी हम लोग करते रहते हैं। तो अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं सेट पे जाता हूँ, नहीं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, रिमोटली मैं भेजता रहता हूँ। तो बिग बॉस आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, यानी आप सारी दूसरी चीज़ें जो हैं उसके इर्द गिर्द 100% घुमा रहे हैं। 100%। And it's purely because you think that show has given you an identity? Absolutely. Okay. More than an identity. Right. So much love. Right. And hatred. उसके बारे में जरा बताइए, आपको ये हेट्रेड क्यों मिल रहा है, ट्रोलिंग क्यों हो रही है? लोगों को लगता है कि मैं बिग बॉस हूँ, मैं ही सारे डिसीजंस ले रहा हूँ, मैं ही लोगों को निकाल रहा हूँ, मैं ही लोगों को ला रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि कास्टिंग भी मैं ही करता हूँ, तो सर मेरा ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे एक बार चांस मिल जाएगा, मैं फाड़ दूंगा। मैं कहा फाड़ना हो तुमको जो करना है, आग लगाओ दुनिया में, मुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं भाई। कास्टिंग मुझे तो पता भी नहीं कास्टिंग करता कौन है। हाँ। दूसरा, लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये कोई टैलेंट हंट शो नहीं है, इट्स अ शो बाय इनविटेशन। राइट। पर्सनालिटीज को इनवाइट किया जाता है और वो उसके लिए एक टीम है जो डिसाइड करती है किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं करना है। उन तक रीच आउट करो, मेरे से रीच आउट करके क्या होगा। ये है। दूसरा, हेट मिलती है जब कोई इविक्ट हो जाता है, तो जिसका फेवरेट इविक्ट होता है वो कहता है तुमने बायस किया। मैं कहूँ भाई, मैं आगे देखिए कल देखिए कर रहा हूँ। सुबह दोपहर 12 बजे कर रहा हूँ, मेरे पास मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं इतना स्ट्रेस लूँ। जो होस्ट हैं सलमान खान, उनके साथ आपका कितना इंटरेक्शन होता है? बहुत कम, 3-4 बार मिला हूँ, लास्ट सीजन मिला था जी। तो ऐसा कोई, हमें लोगों को लगता है दोस्ती होगी, हम पार्टी करते होंगे उनके साथ। नहीं भाई, मैं बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ शो का, और छोटा बड़ा जो भी है, यू डोंट बिकम फ्रेंड्स विद एवरीवन। करेक्ट। एंड उनका स्टैचर बहुत बड़ा है। मैं थोड़ी ना जाके उनको कि सर मुझे दोस्ती कर लो, पार्टी में बुला लो प्लीज। सो वी हैव मेट एज पार्ट ऑफ द शो। 2 बार उनके बर्थडे के केक कटिंग में मैं था, तो उनसे मुलाकात हो गई। एक बार जो मेरा पहला सीजन था 2010 में, उसमें मैंने रिक्वेस्ट करी थी मैनेजर से कि मुझे मिलवा दो जी। 2-3 बार और मिले। लास्ट सीजन मेरी बेटी को ही मिलना था, तो फिर मिलने गए, तो उसने गाना सुना दिया उनको, बहुत उसका था मन की गाना सुनेंगे जी। When he came out, so he was walking past me and my wife was standing in there, बहुत अच्छा गाती है, इसकी ट्रेनिंग कराते रहना। So yeah, very sweet, but yeah, we're not friends or something. It's a strictly professional relationship. Very professional. तो आपने 19 सीजन देखे हैं आप जिस शो के, या इन्वॉल्व रहे हैं जी। You think one day if you were a part of the Big Boss house, would you be able to survive the whole day? पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वरना लोग कभी कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग शुरू कर देंगे कि 19 सीजन कैसे 2010 में आए और ये
तो भैया 3 OTT के भी सीजन हुए हैं तो इस तरह से इनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है, ठीक है। 19 सीजन इज एब्सोल्युटली राइट। आई नेवर aspired to be on the show, ओके and after being associated with it for so long, I cannot. ऑफ कोर्स मेरे अंदर नहीं है इतना, एक तो मेरे अंदर उतना कंटेंट नहीं है, तो अगर कोई मुझे लेगा भी तो एक हफ्ते में मैं निकल जाऊंगा, भगा देगा मुझे। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि उस शो में जाने के लिए ना, जी and I say this with a lot of honesty, you require a lot of guts. ओके अपनी प्राइवेट साइड दुनिया के सामने रखना बहुत गट्सी काम है। हम तो नकाब ओढ़ के चलते रहते हैं, हाँ आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट। निदा फाजली कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना। जी तो वो जो 10-20 आदमी आपके अंदर है ना, वो सब बाहर आ जाते हैं, उसके ऊपर 4-5 और आ जाते हैं बाहर। जी इनफैक्ट कई कंटेस्टेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने जब अपनी जर्नी देखी बाहर आने के बाद तो रोने लगे कि ये कौन है। It brings so much out of you that sometimes it shocks you as a person also. मेरे अंदर इतना करेज नहीं है कि मैं अपनी vulnerable sides लोगों के सामने रख पाऊँ। So मैं कभी नहीं देखता हूँ अपने आप को, but again life में never say never. Right. So you never know. Okay. But yeah. Why do you think it works so well? I mean, like you said कि ऐसा नहीं है कि देर इज़ अ री इन्वेंटिंग ऑफ द व्हील विद एवरी सीजन। यू नो द सेट फॉर्मेट के कॉन्ट्रोवर्शियल लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं जो घर में जा रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती होंगी वो होती हैं, पर लगातार साल दर साल व्यूअरशिप बढ़ता जा रहा है। वॉयरिज्म एक एस्पेक्ट है, बट व्हाई डू यू थिंक इट इज़ सच अ मैसिव सक्सेस फॉर एन ऑडियंस इन आवर कंट्री? So one answer you already gave, Right. which is voyeurism. Right. और जिनको नहीं पता है, वॉयरिज्म इज बेसिकली जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ताक झांक करने की दूसरे की जिंदगी में, उसका मजा लेने की। बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज अ डीपर साइड टू द शो। Okay. The basic premise of the show is human behavior under stress. Right. It's a social experiment. Right. It's a great study in human behavior. So why you are hooked on to it is because it is showcasing a side of you or people around you which you probably would have never experienced. Right. जो जिसके लिए आपको शायद किताबें पढ़नी पड़ती, आप वो भी देख पा रहे हो। इसलिए साल दर साल आज 19वां सीजन आने वाला है और पॉपुलैरिटी उतनी ही है उस शो की। रेटिंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, पर उसका एक बहुत डीप डाउन द रीजन इज वेरी वेरी साइंटिफिक, दैट इट शोकेसेस ह्यूमन बिहेवियर एंड as humans we are curious, so that curiosity is tapped by that show and beautifully tapped. John DeMol जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, that yes we all wear masks, Right. and not in a negative way. हमारे बातचीत, हमारा इंटरेक्शन हमारे पेरेंट्स से अलग तरीके से होता है, दोस्तों से अलग तरीके से होता है। जैसे मैं दोस्तों से बात करता हूँ, मैं आपके साथ या कैमरे के सामने नहीं बात करूँगा, पर वो मेरी कोई छुपी हुई साइड नहीं है जी। मेरे अंदर की, वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़। तो जॉन डेमॉल का ये था कि अगर ये सारे मास्क निकल जाएंगे तो क्या वो आदमी है कौन जो अंदर है। करेक्ट जी। तो ये जो एस्पेक्ट बाहर आता है, ये लोगों को इंट्रीग करता है विदाउट देम इवन रियलाइजिंग। राइट। ओके। So I think this is one of the biggest hook. Sure. I want to come a little bit on the craft of voice over. आप जैसा आपने कहा आप कोच भी करते हैं लोगों को ऑन डिक्शन, ऑन प्रोनाउंसिएशन। ये एक स्टीरियोटाइप कह लीजिए, एक परसेप्शन बन गया है कि आज से 20, 30, 40 साल पहले लोगों का जो तलफ़ुज़ था, जो फिल्म और टीवी में थे, वो अच्छा हुआ करता था, अब इतना नहीं है। How true is that, and what has been your experience when you teach voiceover work or diction or pronunciation to the younger generation of? So I don't only teach diction or voiceovers. Okay. I work on communication skills. I work on overall voice. Right. Tell us a little Breathing. bit something about that voiceover artist. जब हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में यही भाई एक कोई इंसान बूथ में जाता है, उसको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वो अलग अलग वेरिएशंस देते हैं और निकल जाते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपने अब तक जो जिंदगी जी है, एवरीथिंग बिल्ड्स अप टू दैट। Right. How does that affect your voice work? So first, let me tell you what I
teach people Okay. and how it is not only limited to voice overs or voice. Sure. It so आपकी आवाज़ जो है ना जी. वो आपकी शख्सियत का एक आईना है. Okay. It's a bridge between your inner life and the outer world. तो उसका पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है. It's very important that you have such command on that Okay. that it expresses the exact same emotion that is going inside, and that's one of the most difficult things to do. Okay. And that is why we all need training in communication skills. Okay. Voice is one of the most important aspect of that. Right. और voice का base क्या है? Voice का base है breath. Right. तो I work a lot on breathing. Okay. Because अगर breathing आपकी, so if you are a speaker, for Right. example, आप एक्टर नहीं हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हैं, आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, तो योर जॉब विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग. Yes. वो एक्सप्रेशन जब तक ठीक नहीं होगा आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और वो एक्सप्रेशन ठीक करने का सबसे बेसिक चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, वो है आपकी सांस पे काम करना. जी. क्योंकि हर इम्पॉर्टेंट आपके जो मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ अफेक्ट होती है वो आपकी ब्रेथ. जी. द मोमेंट यू गेट नर्वस, योर ब्रेथ इज ब्रोकन. Right. द मोमेंट योर ब्रेथ इज ब्रोकन, योर थॉट प्रोसेस गेट्स अफेक्टेड. Right. एंड दिस कनेक्शन बिटवीन योर थॉट एंड स्पीच इज कट. तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है, अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बनना है, तो ब्रेथ पे काम करनी ही करनी है. कम्युनिकेशन अगर आपको सुधारना है तो भी ब्रेथ पे काम करनी है. जी. So that is one element that I teach a lot. Now coming to your question of लोगों को पहले तलफ़ुज़ ज़्यादा अच्छा था. ऑब्वियस सी बात है कि आज हम बहुत कम कम्युनिकेट कर रहे हैं. We are living in an era of communication overdose where we are not expressing ourselves. We are just communicating. टेक्स्ट का कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं होता है. Right. टेक्स्ट का कम्युनिकेशन टोन डेफ होता है. So we are losing out on the art of speaking, and Right. speaking is a creative expression that helps you explore yourself more and more. आपकी क्रिएटिव साइड को enhance करने में आपकी स्पीच का बहुत बड़ा हाथ है, जी. और वो छूटती जा रही है. लेकिन having said that, I have been fortunate enough to have trained and met people who have had this hunger of improving their speech. Okay. शर्वरी वाघ जब मेरे पास आई आज से 6 साल पहले 2019 में, जी. शी अप्रोच्ड मी. मैं जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो एक है यहाँ पर, वो मेथड एक्टिंग में ट्रेनिंग कराते हैं. मैं उनके पास एज अ स्टूडेंट गया था, ओके. और मैंने उनके साथ बेसिक लेवल वर्कशॉप और इंटरमीडिएट लेवल वर्कशॉप भी करी. ओके. एंड दे ऑल्सो सिंस न्यू कि भाई ये वॉइस में काम कराते हैं, तो मैं कभी कभी क्लास भी लेता था. ओके. That's how Sharwari knew me. I didn't know her, she didn't know me, but she knew कि ये हैं जो वॉइस में काम कराते हैं. जी. She approached me to train her in diction. ओके. और ऐसा नहीं कि उसका डिक्शन खराब था. Her diction was fine, she just wanted to improve it. और उस समय उन्होंने एक शो ऑलरेडी शूट कर लिया था, रिलीज नहीं हुआ था, Forgotten Army. ओके. सुभाष चंद्र बोस जी पर वो शो था. तो जब उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बताया सर मेरे पास, इट्स नॉट दैट आई हैव लॉट ऑफ मनी, इंडिविजुअल सेशंस I charge a lot. Right. And I charge her probably only for the conveyance that I was doing. मेरे घर से लेकर गाड़ी का जो पेट्रोल होता था, उतना ही मैं उनसे चार्ज करता था. We did 10 sessions and I was amazed with the kind of dedication she had. जी. मैंने कहा इसका तो लफ्ज़ भी ख़राब नहीं है, तो बहुत अच्छा बोल लेती है. फिर भी since she had time, उसके पास 6 महीने थे उसका नया काम शुरू होने से पहले, उसने कहा मुझे इस पर काम करना. ऐसे बहुत सारे मुझे एक्टर्स मिले. ओके. ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिले हैं. आई हैव ट्रेन्ड अ CEO इन हिंदी डिक्शन ओके. ऑफ अ कंपनी हुज टर्नओवर इज आई थिंक मोर देन 1 लाख crores. मैं नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली. दे आर वेरी हैवी इनटू माइनिंग एंड स्टफ. एंड दैट लेडी वाज एजुकेटेड इन UK. ओके. And the nature of her work involved interaction with lot of workers at the ground level. तो उनको लगता था मेरी हिंदी थोड़ी सी accented है. उनके साथ मैंने काम किया. तो मैं I've been fortunate to have worked with people जिनका सीखने का जो जज्बा था वो बहुत strong था. जी. पर overall yes,
हमारी स्पीच अफेक्ट हुई है, क्योंकि जिस एरा में हम रह रहे हैं वहाँ हम बहुत कम बोल रहे हैं। राइट। हमारी एजुकेशन भी, इनफैक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमारी एजुकेशन हैज़ फोकस्ड अ लॉट ऑन लॉजिक राइट। एंड इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम क्रिएटिविटी। Right. जबकि ब्रेन के दो हिस्से हैं, लॉजिकल साइड एंड द क्रिएटिव साइड, दोनों पे बराबर काम करना ज़रूरी है। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। पहले की शिक्षा कैसे होती थी? गुरु बोलते थे, शिष्य उस चीज़ को रिपीट करते थे, राइट? सो जो वाणी है वो बहुत शुद्ध होती थी, और जब आप बोलते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। तो यस, एज अ जनरेशन वी डू लैक Okay. speaking skills and we must work on it. Okay, I'll take this opportunity to voice out a personal voice related query. हाँ। क्योंकि मेरे पास शायद उतने पैसे नहीं होंगे कि मैं आपको पर्सनल सेशन में 1-to-1 ले पाऊँ। भाई साहब, मैंने लोगों को 500 रुपए में भी ट्रेनिंग कराई है। लेकिन अब मौका मिला है तो मैं उसको कर ही बिल्कुल लेता हूँ। करिए। सो आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, हाँ जी, बट मेरी आवाज़ भारी है। हाँ जी, बहुत अच्छी तो बात। अक्सर ये होता है कि इफ़ आई वांट टू कम्युनिकेट समथिंग, मेरी आवाज़ थोड़ी भी अगर ऊंची हो जाए तो लोगों को लगता है कि मैं उनको डांट रहा हूँ। हाउ डज वन डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट? आप लाउडनेस पे आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा आप लाउड हो जाते हैं बेसिकली, जी। ठीक है? तो अगेन ऑल बॉइल्स डाउन टू ब्रेथ, Okay. डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस, स्टार्ट प्रोजेक्टिंग। ओके सो जब आप प्रोजेक्ट करते हो जी तो आप वही बात आखिरी रो तक पहुंचा रहे हो बिना चिल्लाए। जी। और अगर आप प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप चिल्लाने लगते हो, और जब आप चिल्लाओगे तो आपके इमोशंस मर जाएंगे। और पर मुझे लग रहा है मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। आप सबकॉन्शियसली, आपका दिमाग जो है ना वो आपसे कह रहा है कि तुम्हारी आवाज़ पहुंच नहीं रही, क्योंकि आपके दिमाग ने आपको ये बता रखा है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत, तुम सॉफ्टली बात कर रहे हो, राइट? तो आपको लग रहा है कि मैं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा जोर से बात करना पड़ेगा। और क्योंकि आपको प्रोजेक्शन नहीं आता है, एंड मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट बेस, अगर आप बेस ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो प्रोजेक्शन शुरू हो जाएगा। Right. तो आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अपनी आवाज़ की वॉल्यूम बढ़ा रहे हो जी। और वो करके आप डबल नुकसान कर रहे हो। आप लोगों को तो ऑफेंड कर ही रहे हो जी, आप अपने वोकल कॉर्ड्स को भी डैमेज कर रहे हो। अच्छा ठीक है। तो जिन सबको लगता है कि मैं उनको डांटा है वो फिर से मेरे सामने आ जाए, मैं अपनी आवाज़ को कंट्रोल करके आपसे बात करूंगा। लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट सर इज योर एक्टिंग करियर। नाउ यू आर वेरी मच सीन ऑन स्क्रीन एज वेल। ये कब हुआ कि चलिए आप आवाज़ तो अपनी यूटिलाइज कर ही रहे हैं? You have also done theatre. Yeah. So when did that journey start from theatre to screen and how has that been for you? सो थिएटर जर्नी स्टार्टेड इसी करियर में, जब वॉइसिंग करियर कर रहे थे 5-6 साल हो गए तो लगा थोड़ा कुछ आवाज़ को और सुधारना चाहिए, तो किसी ने कहा थिएटर करने से आवाज़ खुलती है और ज़्यादा। और ये बड़ा एक जोक चलता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट में, यू हैव अ फेस फॉर रेडियो, राइट? कि अब तो आपको अपनी शक्ल दिखानी है स्क्रीन पे, तो उसके साथ एक परसेप्शन जुड़ा हुआ है कि यू हैव टू बी गुड लुकिंग, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। yes. हाउ डज वन डील विद, हाउ डिड यू डील विद दैट? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे हीरो बनना है। अच्छा, तो ये थॉट ही नहीं आया मेरे दिमाग में। और दूसरा, मेरे दिमाग में आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, राइट? सो अगेन दैट थॉट नेवर क्रॉस्ड मी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं तो हर हाल में हैंडसम ही दिख रहा हूँ जी, ठीक है। दूसरा, ये जब 5-6 साल हो गए और मुझे किसी ने कहा कि थिएटर करने से आवाज़ खुलती है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने थिएटर शुरू कर दिया। तो उसके लिए मैं बैरी जॉन हैं उनके पास गया, फेमस कोच, वर्कशॉप करी उनके साथ, जहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे अब के गुरु सौरभ सचदेवा से हुई। अच्छा, तब वो ही वॉज अ फैकल्टी देयर, राइट, ही डिडंट टीच अस बट वी बिकेम फ्रेंड्स थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। ओके। कमाल के इंसान है वो भी। तब भी उनसे कहते थे कि यार तुम अपनी एक्टिंग पे फोकस करो, सच अ फैंटास्टिक फेस एंड वॉइस एंड एक्टर। ही टॉट फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 15-18 years विदाउट कमिंग ऑन कैमरा। राइट, अब वो कैमरे पे आने लगे। खैर, तो बैरी जॉन के साथ ट्रेनिंग हो गई, थिएटर करना शुरू कर दिया। फॉर्चुनेट थे कि नया थिएटर ग्रुप मिल गया, लीड रोल मिल गया प्ले में, अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य में। चाणक्य बनने लगे हम, मोटे चाणक्य, राइट, हेल्दी चाणक्य। एंड आवर हेयर स्टाइल आल्सो हैड टू डू समथिंग। हेयर स्टाइल ऑफ कोर्स, गंजे कम मिलते हैं लोगों को तो इसलिए उन्होंने कहा फिजिक कोई बात नहीं, फिजिक चला लेंगे, पर इसका टकला जो है इस पे चोटी चिपक जाएगी जी, तो ये इसको बना देते हैं चाणक्य। I guess a fake choti is cheaper than a bald cap. So Yes, probably that was one of the reasons. So वो हुआ, थिएटर करने लगे, बट कभी ये एस्पिरेशन नहीं आया कि मुझे एक्टिंग करनी है, नहीं सोचा कभी। अगेन एक्सीडेंटली 3 साल बीत गए इस बात को।
accidentally I met Mukesh Chhabra Right. on a television show where he was the acting coach. I was the voice of that show, Right. and I became the voice coach also. What was this show? India's Next Superstar. Okay. एंड देन वो शो पे मिले, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अरे आप मेरे ऑफिस आइए, कुछ बात करनी है। ठीक है। Another cape Yeah. case of a hero not wearing a cape. Yeah. Yeah. तो उन्होंने मुझे बुलाया था संजना को ट्रेन करने के लिए। अच्छा। संजना जो उनकी फिल्म की हीरोइन जी, बोले इसके वॉइस ओवर पे फिल्म चलेगी, थोड़ा वॉइस ओवर सिखा देना। मैं ठीक है। और उसी दिन अच्छा वो ट्रेनिंग की जो बात हुई वो शुरू हुई 1.5 साल बाद। अच्छा। ये हुआ कि अच्छा हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, वो डब, उसके बाद वो फिल्म का एक थोड़ा सा इशू हो गया, बहुत लेट बनना शुरू हुई फिर उस इंसिडेंस के बाद। लेकिन उन्होंने कहा अरे तुम थिएटर वगैरह करते हो, ऑडिशन के लिए नहीं आए। मैंने कहा सर नहीं करना था। करोगे? मैंने हाँ कर लेंगे। तो शायद वो उस समय फैमिली मैन में एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने मेरा ऑडिशन का अगले दिन आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राजन डी के। Right. तो उन्होंने मतलब सीधे ओके करके वहाँ भेज दिया कि जाओ, वो मिलना चाहते हैं। हाँ। गया, मैं मिलने चला गया। शरद केलकर वो शूटिंग विद प्रियामणि, हाँ। और उन्होंने देखा, हाँ अजीत। And that was that. दैट वाज दैट। सो इस तरह से एक्टिंग करियर शुरुआत हो गई। लेकिन हाँ, जब एक्टिंग शुरू हुई तब ये समझ में आया कि इसमें डाइव वेरी डीप Right. टू लर्न द क्राफ्ट। तो फिर वो अगेन अनदर एक्सप्लोरेशन, मेथड एक्टिंग एक्सप्लोर की, फिर माइजनर टेक्निक सौरभ के साथ, माइजनर और स्टीफन ब्रुक, इमेजिनेशन पे बहुत काम किया। अभी भी जब मौका मिलता है कुछ वर्कशॉप कर लेते हैं। So how is this different from, let's say, when you are dubbing for characters in a dubbing studio or doing voice for them? जब मैं डब कर रहा हूँ तो किसी ने कैरेक्टर बना दिया है, जी। मुझे खाली उसकी आवाज़ को पकड़ना है, जी। उसके हाव भाव को देखना है, समझना है वो क्या है, और फिर उसको अपनी वॉइस में ढाल देना है। यहाँ पर तो आपको हर चीज़ स्क्रैच से करनी, कैरेक्टर आपको बनाना है। दूसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको अपनी आवाज़ से हटना है। कैसे? अभी तक डबिंग कर रहे हो आप तो आपकी आवाज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी। अब जब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आवाज़ सिर्फ शख्सियत का एक छोटा सा हिस्सा है, और इतना छोटा हिस्सा होना चाहिए कि वो प्रोमिनेंट ना लगे, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में प्रोमिनेंट हो जाती है। जी। सिर्फ कलर्स टीवी पर, तो अब वो पर लंबा खिंच रहा है कहीं पर, तो एक पैटर्न बन जाता है आपका वॉइस ओवर करते करते। आपको पैटर्न ब्रेक करना है वो। दूसरी बात, तीसरी बात कि आप वॉइस ओवर करते हुए ना, यू नीड टू हैव ग्रेट कमांड ओवर द लैंग्वेज। राइट। आपका एक्सेंट और डिक्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यू आर ऑल्दो यू आर रीडिंग बट यू आर ऑलवेज रीडिंग अहेड। राइट। मैं अगर ये शब्द बोल रहा हूँ तो मैं अगला शब्द पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी वॉइस ओवर या डबिंग में, और ये पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि उसका उच्चारण एकदम शुद्ध हो, ज़रा सा भी इधर उधर स्लिप नहीं हो सकता। जी। पर ये चीज़ आपके लिए हैंडीकैप बन सकती है जब आप किरदार निभा रहे हैं। ओके। Because all characters are not perfect in speech. Right. In fact, it's the imperfections that make the character interesting. Right. तो वो रिदम तोड़ना मेरे साथ सेट पे कई बार ऐसा हुआ है। इनफैक्ट रीडिंग्स में तो लोग कहते हैं, और मैंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया, डोंट वरी, जब मैं रीड नहीं करूँगा तो मैं ऐसा नहीं साउंड करूँगा। Right. क्योंकि आपका रीडिंग में अब एक पैटर्न बन गया, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। जी। So it helps, of course, when you know how to use your voice, but at the same time you also need to know how to unlearn. Got it. सेना पर आते हैं सर, नया जी। शो जो आने वाला है TVF का, you're playing an army man again. Tell us about your role in Sena and how is it working on the show? So I'm playing Brigadier VK Singh, और मेरी कमांड में हैं सारे के सारे। तो ऑडिशन प्रोसेस से शुरू करते हैं। ऑडिशन प्रोसेस बड़ा लंबा चला। पहले तो कास्टिंग वालों ने ऑडिशन लिया, फिर एक दिन सडनली मुझे TVF के ऑफिस से बुलाया गया और मुझे बताया गया ये डायरेक्टर हैं। तो एक पतला दुबला सा आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ था, अभिनव थे जी। अच्छा अब आप पढ़िए। हाँ। मैंने कुछ तो पढ़ा, बोले ऐसे नहीं, ऐसे करना है। फिर ऐसे वैसे ऐसे बाहर जब तक मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि ये होगा नहीं, ये इतना खुश दिख नहीं रहा है अभिनव। मुझे लगता है अभिनव अपना डिसअपॉइंटमेंट बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर देता है, खुशी थोड़ा सा छुपा कर रखता है। तो पहले 2-3 टेक में तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख गया। मैंने कहा ये तो गुरु, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। बट फॉर्चुनेटली बुला लिया उसने, और फिर जब मैंने उसके साथ काम किया तो और भी मज़ेदार रहा एक्सपीरियंस। सेट पे उसकी एनर्जी देख के मैं थक जाता था।
वो इधर से उधर, उसको देख के मुझे सुपर्ण की याद आती थी। सुपर्ण वर्मा इज अ डायरेक्टर जिन्होंने फैमिली मैन 2 डायरेक्ट किया। उसके बाद मुझे उनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला। अभी भी मैं फ़ोन उठा के बोल देता हूँ, सर कुछ भी हो बताइए प्लीज। और वो अपने हर सीरीज में मुझे उन्होंने नज़र बट्टू बना रखा है, कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं जी। तो आप एक किस्सा बता रहे थे कि ही टोल्ड यू समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ आप सुनते नहीं हैं। हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ जी वहाँ पर। जी। तो अभिनव पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सेट पे मुझे डांटा है। अच्छा। The only person who came close to scolding me was Neeraj Pandey ji ओके। on the sets of Special Ops 1.5. Right. तो Special Ops 1.5 में किस्सा ये था कि वो जो मेरा सीन है के मेनन सर के साथ, उससे पहले मैं एक फ़ोन उठा के ऐसे बात करता हूँ, तो मुझे राइट हैंड से फ़ोन उठाना था। और सिंस आई वॉज प्लेइंग ड्रंक एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, मैं हर बार जाके लेफ्ट हैंड से फ़ोन उठा लेता था। कैमरा उधर लगा हुआ था। तो तीसरी बार में नीरज सर ने कहा, लेफ्ट नहीं मैंने राइट बोला है, तीसरी बार बोल रहा हूँ, इतना ही। कट टू आता हूँ मैं इसके सेट पर, सेना के सेट पर जी। तो अगेन इज़ वेरी हाइपर, फुल ऑफ एनर्जी, वो आपको कुछ बताता रहता है। अब अनफॉर्चुनेटली डबिंग के साथ मेरी एक ख़राब आदत ये हो गई है कि जैसे डबिंग में डबिंग डायरेक्टर मुझे बोल रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, तो मैं उसको बोल के बताता हूँ, ऐसे बोल दूँ जी। अब वही आदत पहुँच गई सेट पर, शूट के सेट पर। तो अभिनव मुझसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, सर इसमें ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा ऐसे करिए, यू नो दिस इज़ द थॉट प्रोसेस दैट यू गोइंग थ्रू, ये वो। और वो ये बता रहा है, हर बार वो बता रहा है, मैं कह रहा हूँ अच्छा ऐसे बोल दूँ, अच्छा ऐसे बोल दूँ। और एक पॉइंट पे वो इतना इरिटेट होगा, उसने कहा, अरे सर आप तो सुनते ही नहीं। और मैंने कहा ये क्या हुआ। जी। पर एनीवे मुझे ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं लगा, झटका लगता है आपको। राइट। इनफैक्ट दैट वाज अ वंडरफुल लर्निंग फॉर मी। आई रियलाइज कि अच्छा मैं इस ट्रैप में फंस गया हूँ कि फिल्म सेट पर अगर डायरेक्टर आपको बता रहा है तो ही जस्ट वांट्स यू टू गेट इन दैट थॉट प्रोसेस। राइट। Once you get there, it doesn't matter how you say it because you'll say it invariably, you'll say it correctly. But if you focus too much on how to say it, you are focusing on the delivery. वो नकली हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो अभिनव से मिली मुझे। तो अभिनव थैंक यू वेरी मच। टीवीएफ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बता दीजिए। अब बहुत मज़ा आया मुझे काम करके। थोड़ा सा एक आध जगह पे हम लोग का अनबन हो गई, अनबन भी हुई, बट बड़प्पन है उन लोगों का कि उन्होंने उस चीज़ को समझा कि ठीक है, एज एन आर्टिस्ट कभी कभी आप इरिटेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सेट पे लेके जाते हो और वो सारी चीज़ों का कल्मिनेशन कई बार किसी गलत चीज़ पे हो जाता है जी। तो एक आध बार हुआ मेरे साथ ऐसा, बट वंडरफुल पीपल टू वर्क विद। तो जाते जाते सर कुछ एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं ये, हु थिंक कि उनकी आवाज़ में दम है या नहीं भी है और वो चाहते हैं कि अपनी आवाज़ से कुछ करें, आर देयर एनी टिप्स दैट यू कैन गिव देम और एनी एडवाइस दैट यू कैन गिव देम ऑन हाउ टू वर्क ऑन वॉइस वर्क? देखिए ये फिंगरप्रिंट्स हैं ना, Right. ये यूनिक प्रिंट्स हैं। जी। सो लाइक फिंगरप्रिंट्स, योर वॉइस इज ऑल्सो यूनिक प्रिंट। राइट। इट इज़ योर यूनिक आइडेंटिटी इन साउंड। फिजिकल आइडेंटिटी के लिए तो बड़ा काम करते हैं हम लोग, पर जो साउंड की आइडेंटिटी है जो लोगों के साथ रह जाती है उस पर हम काम नहीं करते। जी। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स योर वॉइस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। टू वर्क ऑन योर वॉइस स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रेथ। हर आवाज़ खूबसूरत है, ये समझ लीजिए। एवरी वॉइस इज़ ब्यूटिफुल। अगर आपको उसको सही से एक्सप्रेस करना आता है, उसको सही से इस्तेमाल करना आता है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो ईश्वर ने आपको दिया है। उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आप धुन भी निकाल सकते हो, आप कैकोफोनी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू क्रिएट। सिम्फनी क्रिएट करनी है या फिर कर्कश कियोस क्रिएट करना है। मैंने सुना है कि सिगरेट अगर सूहा पी कर अगर रिकॉर्डिंग करने जाए आपकी आवाज़, तो आवाज़ बहुत अच्छी निकलती है। ये मैं वो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ स्मोकिंग, बस एक क्वेरी। मैं सिगरेट पीता था पहले, 11 साल हो गए मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। अच्छा। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सिगरेट छोड़ के मेरी आवाज़ में। इनफैक्ट जब सिगरेट पीता था मैं जी, तो दोपहर होने तक आवाज़ का बेस बहुत कम हो जाता था। जी। बहुत स्ट्रगल करता था मैं उसके बाद। पर अब मेरी आवाज़ वोकल क्वालिटी शाम तक, देर शाम तक रहती है। ओके। सो एंड आई थिंक दिस इज़ अ मिथ कि सिगरेट से आवाज़ कुछ होता है। हाँ। मेरे साथ उल्टा ही हुआ है। तो मतलब मैं आई बीन ऑन बोथ साइड, सो आई कैन से ओके। जब मैं पीता था तो ऐसा कुछ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा ओके। हुआ।
अब नहीं पीता हूँ तो बहुत फ़ायदा है। ओके, एक आखिरी सवाल के हाउ आर यू लाइक व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अदर वॉइस ओवर एक्टर्स दैट यू वर्क विद? आई एम श्योर दैट इट्स अ क्लोज नेट कम्युनिटी एंड कहीं एक वो होता है आपके अंदर कि भाई हम तो बड़े बड़े लोगों की आवाज़ देते हैं पर लोग हमें शक्ल, आपके केस में तो ये नहीं है कि लोग हमें शक्ल से नहीं पहचानते हैं, बस हमारी आवाज़ बन के रह जाती है। मेरे ख्याल से जो मेरे कंटेम्प्रेरी वॉइस आर्टिस्ट जी। हैं, जो नए आ रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंटेम्प्रेरी हैं, हम लोगों ने जब इस इंडस्ट्री में एंट्री करी थी तो हमें क्लियर था कि हम फेम के लिए नहीं आ रहे हैं, कि Right. वॉइस आर्टिस्ट को फेम नहीं मिलता। राइट, तो वी केम बिकॉज वी लव द क्राफ्ट एंड देयर वर गुड मनीज ऑफ कोर्स, इफ यू हिट द राइट स्पॉट देयर गुड मनीज आल्सो। हम इसलिए आए थे। हो सकता है जो ये जनरेशन में लोग आ रहे हैं उनको फेम के लिए थोड़ा सा लगता हो, किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता है। कमिंग टू द रिलेशनशिप, द camaraderie between Yes. us, the Yes. artists, oh my god, we are such wonderful friends, all of us. मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग वॉइस अंकुर देसाई इज़ अ डियर फ्रेंड। मतलब वो होते हैं ना जेन्युइनली एक दूसरे का भला करने वाले। दर्पण मेहता इज सच अ फैंटास्टिक वॉइस आर्टिस्ट, सीजन वॉइस आर्टिस्ट, और वो पूरी कम्युनिटी के लिए, किसी एक दो के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए ही डज समथिंग कॉल्ड इंडियाज वॉइस फेस्ट, ओके, जहाँ पर पूरे ना केवल इंडिया बॉम्बे की, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ों को एक दूसरे से वो मिलवाते हैं। राइट, विदेशों से लोगों को बुलवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं, मिलवाते हैं, मास्टर क्लासेस करवाते हैं। सो दिस कम्युनिटी इज़ वेरी सिक्योर। हम डबिंग स्टूडियोज़ में बहुत हमारी आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती है। सोनल कौशल हैं, एक बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं और इन्फ्लुएंसर हैं वो। सोनल खुद भी एक कमाल की वॉइस है, डोरेमोन की वॉइस की वजह से बहुत फेमस है वो। जी, बट नाउ शी इज़ बिकम अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर, 5-6 मिलियन उनके हर प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइबर्स हैं। वो बड़ी कमाल की हैं शख्सियत, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। अतुल कपूर, अंकुर जवेरी, they're all good friends, they're very very secure, unlike द एक्टिंग फ्रेटर्निटी। नहीं, अब पॉज हो गया तो मैंने सोचा कि मैं आपको हेल्प आउट कर दूं। हाँ, लेकिन पता है मैं समझ पाता हूँ अब, मैं एक्टिंग में आया हूँ 5-6 साल से, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कितना इनसिक्योर है ये फील्ड। आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव अ वंडरफुल स्टैब्लिश्ड करियर, कि मेरा किचन नहीं चल रहा है इस प्रोफेशन से। तो आज 4 महीने से मैंने कैमरा फेस नहीं किया है, अच्छा, सिवाय पॉडकास्ट के। जी, I've done no acting work in 4 months, राइट, but I'm cool about it. ठीक है, मेरा तो बड़े अच्छे से चल रहा है। Right. मेरी ऑडी में पेट्रोल आ रहा है, मेरी EMI जा रही है। I'm not worried about it. But people who are dependent on this profession, इतने सारे 6 साल में, मैंने 6 साल में इतनी सारी चीज़ें देख ली कि एक फिल्म जो आपने सोचा बहुत बड़ी है वो रिलीज ही नहीं हो पाई। एक वेब सीरीज जो इसमें आपको लगा कि यार ये कैरेक्टर अब आएगा और मैं छा जाऊंगा, कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। एक बहुत बड़ी फिल्म आपने करी, आपको लगा कि अब मैं छा जाऊंगा, और आपने छीका और आप गायब हो गए आप। सो दिस फील्ड इज वेरी वेरी Sir, you seem to have a mastery over both Hindi and English, Hindi, Urdu, English. So how important is it for an aspiring voice artist or a voice actor to have mastery over different languages या different dialects? जिस भाषा में आपको वॉइस एक्टिंग खास तौर पे करनी है जी, उस भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक से ज़्यादा भाषाओं पे पकड़ है तो वॉइस आर्टिस्ट के लिए खास तौर पे एवेन्यूज़ बहुत खुल जाते हैं। जी, आपको काम थोड़ा ज़्यादा मिलने लगता है। एज एन एक्टर आपको बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपके सवाल से थोड़ा सा अलग है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप रीडिंग इन रोमन, स्टार्ट रीडिंग इन देवनागरी, बिकॉज शब्द जो है ना दिमाग में रेफरेंस पैदा करते हैं। तो रोमन का शब्द रोमन का ही रेफरेंस पैदा करेगा। जब आप हिंदी के शब्दों को पढ़ेंगे, अब अंग्रेजी में डी द भी है, ड भी है ना, तो जब तक आपको देवनागरी पढ़नी नहीं आएगी तब तक आप शब्दों को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। इमोट करना अच्छे से चाहते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग देवनागरी। ओके, मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी देता हूँ।
इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ Sure. बैंक बैलेंस मतलब ये उनके लिए है जो अपना डिक्शन इंप्रूव करना सुधारना चाहते हैं, ठीक है। सर कुछ क्विक लाइटनिंग राउंड क्वेश्चन जी, जी। इनका आप तुरंत जवाब दे दीजिए। टी और कॉफ़ी? दोनों। सुबह चाय चाहिए, बीच में दिन के बीच में कॉफ़ी चाहिए, ओके, और फिर रात में शाम को चाय चाहिए। अच्छा, शाम को फिर चाय चाहिए? फिर चाय चाहिए। अच्छा। अ रोल यू हैवंट डन बट यू वुड लव टू ट्राई? नेगेटिव, आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर। Okay. One book or podcast that changed how you work? One book or podcast. One book was The Power of Habit. Okay. ब्यूटीफुल बुक, सबको पढ़नी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं बुक रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, सबकी फितरत अलग होती है, सबका दिमाग अलग होता है। पॉडकास्ट, पंकज जी के बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, पंकज त्रिपाठी जी के, अच्छा, और उससे बहुत मैं मुतासर हुआ हूँ, बहुत अफेक्ट हुआ हूँ, पॉजिटिवली अफेक्ट हुआ हूँ। फिर मुझे मौका मिला अपने पॉडकास्ट पर उनसे बात करने जी। का, वो भी एक बड़ा मज़ेदार वो था। Okay. फ्रॉम बीइंग एन एडमायरर टू होस्टिंग इट। right. Okay, last one. Favorite line you've ever read on air? ऑन एयर नहीं, मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत दो पंक्तियां हैं डॉक्टर रविवंश राय बच्चन की, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। और दूसरी मधुशाला, अगर आप किताब खरीद के लाएंगे तो उसके पहले पन्ने पर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। वाह, It is such a beautiful line, and it encapsulates the essence of life. It's क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मैंने जो इंटरप्रेट किया है कि क्षण भर जीवन, दिस मोमेंट, दैट इज लाइफ। और मिट्टी का तन, मस्ती का मन, कि तन मिट्टी का है, उस पर बहुत ज़्यादा ना तो वो करने की ज़रूरत है कि बहुत आप घमंड कर रहे हैं उस पर, और ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। और मस्ती का मन, मन में मस्ती भरी होनी चाहिए। वाह, थैंक यू सर। इट्स अ ब्यूटिफुल नोट दैट वी कैन एंड द कॉन्वर्जेशन ऑफ। आपने हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी होप आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स गॉट अ लॉट आउट ऑफ इट। और बिग बॉस में तो हम आपकी आवाज़ सुनते ही रहेंगे। आपको उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा स्क्रीन पर भी देखें, स्टेज पर भी देखें, ज़िंदगी में भी देखें, हर जगह देखें। अब वो मैं जब अपने एक्टिंग वर्क को जब मैं प्रमोट करता हूँ तो उसमें एक हैशटैग डालता हूँ जी, अब आवाज़ दिखेगी। क्या बात है, वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है विजय विक्रम सिंह, और आपने मेरी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, ये वाली नहीं। शाम 4 बजे विजय विक्रम सिंह ने सभी दर्शकों से ये आग्रह किया, आग्रह कर रहा हूँ, आदेश नहीं दे रहा हूँ, सभी दर्शकों से ये आग्रह किया कि वो द कमेंट सेक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आगे देखिए, सेना releasing on 13th August on Amazon MX Player.